रात के साफ और अंधेरे आसमान में तारों को टिमटिमाते हुए देखना, मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस पर थोड़ा गहराई से विचार किया जाए ना, तो ये केवल एक काव्यात्मक दृश्य नहीं है। ये एक बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक घटना भी है। वो कैसे? क्योंकि जब आसमान की ओर देखा जाता है तो असल में वर्तमान को नहीं, बल्कि अतीत को देखा जा रहा होता है। उन तारों का जो प्रकाश आज पृथ्वी तक पहुंच रहा है, उसने अपनी यात्रा लाखों करोड़ों वर्ष पहले शुरू की थी। तो एक तरह से हम सचमुच समय में पीछे देख रहे होते हैं। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार विचार है। और समय में पीछे झांकने का ये जो रोमांच है ना, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार भी यही है। हाँ। आज के इस डीप डाइव में स्रोतों के एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक के जरिए हम पृथ्वी पर जीवन के विकास यानी इवोल्यूशन की उस अरबों साल पुरानी कहानी को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा सबसे बड़ा मिशन ये है कि विकासवाद जैसे इस बेहद जटिल विषय को बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाए। मतलब बिना किसी उलझाऊ शब्दावली के हर एक टॉपिक को विस्तार से खोलकर रखेंगे। सही कहा, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। और हम सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा अपना अस्तित्व, हमारी हड्डियां और यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, वे सब इस अरबों साल पुरानी कहानी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एकदम सही। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। स्रोतों के अनुसार ये ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराना है। बाप रे, 200 बिलियन! हाँ, और बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ये सब एक ऐसे महाविस्फोट से शुरू हुआ जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर पृथ्वी की रचना हुई। और वो आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हुई थी। हाँ, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। तो अगर हम उस समय की प्रारंभिक पृथ्वी की कल्पना करें तो वो आज की हरी भरी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब कैसी दिखती थी वो? शुरुआती दौर में पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ही नहीं था। ये एक बेहद डरावनी उबलती हुई जगह थी। बस जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें थीं। जीवन के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। कोई ऑक्सीजन नहीं? स्वतंत्र ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। फिर एक बहुत ही रोचक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या यूवी किरणों ने पानी को यानी जलवाष्प को सीधे तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ऑक्सीजन वहां से आई। हाँ, हाइड्रोजन हल्की थी तो वो अंतरिक्ष में उड़ गई, और जो ऑक्सीजन बची उसने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। लाखों सालों तक यही चला और फिर धीरे धीरे ओजोन परत बनी, जो आज हमें यूवी किरणों से बचाती है। बिल्कुल, कि जिस जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जल वाष्प बारिश के रूप में बरसने लगी और ये बारिश सदियों तक चलती रही, जिससे विशाल महासागर बने। जीवन इसके भी 50 करोड़ साल बाद आया। यानी आज से 400 करोड़ साल पहले। ये पूरी प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। एक उबलते हुए आग के गोले से महासागरों वाला ग्रह। सच में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जीवन आखिर आया कैसे। इतिहास में इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार रहे हैं। जैसे कि वो ग्रीक विचारकों वाला? हाँ, प्राचीन ग्रीक विचारकों का मानना था कि जीवन अंतरिक्ष से स्पोर के रूप में पृथ्वी पर गिरा था। इसे पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं, जो आज भी कुछ वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। हाँ। इसके अलावा एक और विचार था, स्वतः जनन यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उनका मानना था कि कीचड़ या भूसे से जीवन अपने आप ही पैदा हो गया। ये तो आज सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन उस समय लोग यही मानते थे। फिर लुई पाश्चर ने इसे खारिज कर दिया। बिल्कुल, पाश्चर का प्रयोग बहुत ही शानदार था। उन्होंने एक स्टेरिलाइज्ड यानी जीवाणु रहित फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखा और उसे हवा से बंद कर दिया। तो वहां कुछ नहीं बन पा? एकदम सही। लेकिन जब उसी मृत यीस्ट को खुले फ्लास्क में रखा तो नए सूक्ष्म जीव आ गए। इससे साबित हो गया कि जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से ही आता है, कीचड़ से अपने आप पैदा नहीं होता। लेकिन इससे तो एक नई पहेली खड़ी हो गई ना। वो कैसे? अगर जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से आता है
तो वो सबसे पहला जीव कहाँ से आया? अरे हाँ, ये तो एक लूप बन गया। यहीं पर रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डन का विचार काम आता है। हाँ उन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया, हाँ, कि जीवन अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं में बदला। जैसे आरएनए और प्रोटीन। बिल्कुल। और इसे साबित करने के लिए 1953 में एस.एल. मिलर ने एक जबरदस्त प्रयोग किया। उन्होंने लैब में 800 डिग्री सेल्सियस तापमान, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और पानी के साथ शुरुआती पृथ्वी वाला माहौल बनाया कि वहां कार्बनिक यौगिक बन गए थे। जैसे कि अमीनो एसिड्स। हाँ, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। तो मिलर के प्रयोग ने दिखा दिया कि जीवन रसायनों से ही शुरू हुआ था। अब जब महासागरों में जीवन शुरू हो गया तो वो इतने अलग अलग रूपों में कैसे बदला? इसके लिए हमें विकास के प्रमाणों को देखना होगा। यहाँ चीजें बहुत ही रोचक हो जाती हैं। विकास का सबसे बड़ा सबूत तो जीवाश्म या फॉसिल्स ही हैं, है ना? हाँ, चट्टानों की अलग अलग परतों में दबे जीवों के अवशेष। जैसे जैसे हम नई परतों की ओर आते हैं, जीव अधिक जटिल होते जाते हैं। डायनासोर के कंकाल इसका बहुत बड़ा सबूत है। और भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी भी तो है। एर्नस्ट हैकेल का वो विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा वाला? उन्होंने देखा कि सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में, मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके सिर के पीछे शुरुआती दौर में अवशेषी गिल फड़े होते हैं। वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि ये इंसानों के भ्रूण में भी होते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ मछलियों में करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है। हेकेल ने कहा था कि भ्रूण अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं से गुजरते हैं। इस बात को बाद में कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने खारिज कर दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने साबित किया कि भ्रूण कभी भी दूसरे जानवरों की वयस्क अवस्था से नहीं गुजरते। लेकिन हाँ, शुरुआती भ्रूणों की ये समानता एक साझा पूर्वज की तरफ इशारा जरूर करती है। समझ गया। अब अगर शरीर रचना या एनाटॉमी की बात करें तो इसे समझने के लिए दो बहुत ही आसान उदाहरण हैं। सबसे पहले है समजातता। होमोलॉजी, उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग। बिल्कुल। जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के आगे के पैर या हाथ। बाहर से देखने पर ये सब अलग काम करते हैं। कोई तैरता है, कोई उड़ता है, कोई दौड़ता है, कोई पकड़ता है। लेकिन अंदर की हड्डियों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। एकदम सही। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स सब वैसे जुड़े हैं। पौधों में भी बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबेटा के प्रतान इसका बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरा है तुल्य रूपता यानी एनालॉजी। इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। हाँ, इसका मतलब है उत्पत्ति अलग लेकिन कार्य समान। जैसे पक्षी और तितली के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग बने। बिल्कुल। ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें भी ऐसी हैं। या फिर शकरकंदी जो कि एक जड़ है और आलू जो कि एक तना है, दोनों ने खाना जमा करने का एक ही तरीका अपना लिया। तो इस सब का मतलब क्या है? डार्विन ने इसे कैसे समझाया? डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह में फिंच पक्षियों को देखा। एक ही प्रजाति की पक्षियां थीं, लेकिन अलग अलग द्वीपों पर उनकी चोंच का आकार बदल गया था। पर्यावरण के हिसाब से। इसे ही अनुकूली विकिरण या अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। बिल्कुल। और इसका एक और मजेदार उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स यानी कंगारू और कोआला हैं। वो दुनिया में और कहीं क्यों नहीं मिलते। यहाँ महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का महत्व आ जाता है। जब दक्षिण और उत्तरी अमेरिका जुड़े तो उत्तरी अमेरिका के जीव हावी हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया से अलग थलग हो गया। हाँ, और इसलिए वहां के मार्सुपियल्स जीवित बच गए क्योंकि उन्हें दूसरे स्तनधारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। प्रतिस्पर्धा। यहीं पर थॉमस मैल्थस के विचारों का डार्विन पर प्रभाव दिखता है। मैल्थस ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। डार्विन ने इसे ही प्राकृतिक चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन कहा। जिन जीवों में बेहतर अनुकूली विशेषताएं होती हैं वही बचते हैं और अधिक संतानें पैदा करते हैं। यही उनकी उपयुक्तता या फिटनेस है। और विकास कोई सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। मानव निर्मित विकास आज हमारे सामने हो रहा है। एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों वाला उदाहरण। हाँ, इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से सूक्ष्म जीवों ने कुछ ही महीनों या सालों में प्रतिरोध पैदा कर लिया है। मतलब हमने खुद ही सुपरबग्स बना दिए। ये दिखाता है कि विकास पहले से तय नहीं है, बल्कि ये संयोग और म्यूटेशन पर आधारित है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक तौर पर मापें तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत सामने आता है। इसे जटिल गणित के बजाय सरल धारणा के रूप में कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। एक स्थिर आबादी में
जीन की आवृत्ति यानी एलील फ्रीक्वेंसी समान रहती है। यदि इसमें बदलाव होता है तो इसका मतलब है कि इवोल्यूशन हो रहा है। और इस संतुलन को बिगाड़ने वाले 5 कारक होते हैं ना? हाँ, पहला जीन प्रवाह या माइग्रेशन, दूसरा आनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा आनुवांशिक पुनर्योजन और पांचवा प्राकृतिक वर्ण जो डार्विन ने बताया। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। इस पूरे सफर में स्तनधारियों यानी मैमल्स का उदय भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। जब सरीसृपों और डायनासोर का राज था, तब स्तनधारी छछूंदर जैसे छोटे जानवर हुआ करते थे। श्रू जैसे। हाँ, और डायनासोर के खत्म होने के बाद उन्होंने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। और उनकी सफलता का कारण बहुत खास था। वे अपने अजन्मे बच्चे को माँ के गर्भ में सुरक्षित रखते हैं, अंडे की तरह बाहर नहीं छोड़ते। और वो खतरों के प्रति अधिक बुद्धिमान और सतर्क भी होते रहे। सही कहा। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि विकास केवल एक इतिहास का पाठ नहीं है, ये आज भी हमारे चारों ओर और हमारे अंदर चल रही एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रगति हमेशा नई चुनौतियों के अनुसार जीवों को ढाल रही है। बिल्कुल, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमने देखा कैसे एंटीबायोटिक्स के उपयोग ने बैक्टीरिया को सुपर बग बना दिया। तो आज हमारी आधुनिक तकनीक, स्क्रीन टाइम और एआई पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य के मानव शरीर और मस्तिष्क के विकास को किस अनजान दिशा में धकेल रही है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम खुद के विकास को अपनी ही तकनीक से बदल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर, इस ज्ञानवर्धक और बौद्धिक यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।